हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे आज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में जब हम शुरू की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं या स्टैटिस्टिक्स में डाटा, ग्राफ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, इन सब की बात करते हैं, तो हमारे जो जो टॉपिक्स हैं उन सभी पर हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जैसे मीन हो गया है ना, सेंट्रल जो हमारा मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या मेज़र ऑफ डिस्पर्जन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो सारी चीज़ें इसके बाद हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। जैसे अभी हमने कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन पढ़ा। ठीक है, तो ये जो अरिथमेटिक लाइन है ये क्या है, ये हमारा एक तरह का जो है टाइप है किसका, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। मैंने 3 चीज़ें बताई थी। तो अरिथमेटिक लाइन ग्राफ जो होता है उसको टाइम सीरीज भी बोलते हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि अब वो चीज़ आपको इसमें पता चलेगी। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई परेशानी या प्रॉब्लम आपको फेस करते हो किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, तो वो चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी वीडियो के लास्ट में जो आपको पीपीटी मिलेगी वहाँ पर मैं आपको इसका अपना एक मेल आईडी आपको सेंड कर दूंगा, जहाँ पर आप मेरे को मेल कर सकते हो अगर आपकी क्वेरी है कोई तो, या कोई आपका सजेशन है तो चलिए फिर, ठीक है, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, चलिए। तो अरिथमेटिक बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो अब ग्राफ एक ऐसा ग्राफ, ठीक है, जो कि अंकगणितीय मूल्यों को, है ना, अरिथमेटिक वैल्यूज को, किसी भी वेरिएबल की ना, किसी भी चर की जो अरिथमेटिक वैल्यूज हैं उसको एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करता है, उसको अरिथमेटिक लाइन ग्राफ कहते हैं, है ना। ये बेसिकली 2 तरह का होता है, 1 वेरिएबल और 2 और मोर वेरिएबल। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह के जो डाटाज ग्राफ होते हैं वो जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टू प्रेजेंट टाइम सीरीज डाटा, माने वीकली, डेली के बेसिस पर हो सकते हैं, ठीक है, वीकली के बेसिस पर हो सकते हैं, मंथली के बेसिस पर हो सकते हैं, या ईयरली के बेसिस पर इन डाटाज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसलिए इसको टाइम सीरीज ग्राफ्स भी कहा जाता है। अब जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं हमारे सामने जहाँ से क्वेश्चन बनता है और बन सकता है। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि टाइम सीरीज ग्राफ्स जो होते हैं वो कौन से ग्राफ्स होते हैं या उन्हें किस और नाम से जाना जाता है, तो उनको अरिथमेटिक लाइन ग्राफ के नाम से जाना जाता है। ये पहली चीज़ हो गई यहाँ पे। दूसरा, हमारा जो ग्राफ होता है वो, उसमें कितने एक्सेस होते हैं? तो साहब उसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। तो जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो ये वाला, ये एक्स एक्सेस है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक्स डैश एक्सेस है। ऐसे ही जो ऊपर वाला है वो वाई एक्सेस है और जो नीचे वाला है वो वाई डैश एक्सेस है।
माने जब आपका ग्राफ बनता है पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका ग्राफ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, ये पॉजिटिव है। और जब आप, है ना, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 50 70 और 90। क्लियर है ये वाली कहानी? ठीक है, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अगर आपको नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव आपका बनता है इस तरह से, ये आपका नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स एक्सेस होगा और ये क्या होगा, ये वाई एक्सेस होगा। तो जो एक्स एक्सेस की लाइन अपनी बनती है, ये नेगेटिव वाली, और ये क्या होगा पॉजिटिव वाली, इसको कहा जाता है एबेसिस का। ये रहा। तो यहां से एक सवाल बनता है कि किस एक्सेस को, किस अक्ष को एबेसिस का क्या नाम से जाना जाता है। और जो अपनी वाई वाली लाइन है, ये पॉजिटिव वाली हो गई, ये नेगेटिव वाली हो गई, इसको जाना जाता है ऑर्डिनेट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुल 4 जो है कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 2 3 और 4। इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसमें x जो है वो नेगेटिव होगा और y जो है वो पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हो x नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है। इसमें x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें x पॉजिटिव होगा और y जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा, है ना, कौन सी ऐसी एंगल है जहां पर x और y माने दोनों वेरिएबल जो है वो प्लस होते हैं, या दोनों वेरिएबल माइनस होते हैं, एक वेरिएबल प्लस में होता है, एक वेरिएबल माइनस होता है, एक वेरिएबल माइनस होता है और एक वेरिएबल प्लस होता है। तो वहां से आपसे पूछ लेगा क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4। तो अगर आपको पता होगा तो आप उस चीज को आंसर इजीली कर दो। ठीक, देखिए थ्योरी क्लासेस लेने का मेन पर्पस क्या है कि हमें एक आइडिया हो जाता है भाई, जैसे एमसीक्यू होता, माने अगर हम एमसीक्यू कर रहे होते तो यहाँ पर केवल मैं एक सवाल दे देता या मैक्सिमम 2 सवाल दे देता, इस टॉपिक से खत्म कहानी, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें हमने कितनी सारी चीज़ें यहीं पर पढ़ लिया। तो ये थ्योरी का ना एडवांटेज होता है। और दूसरा, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो। ठीक है, अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि जब हम ग्राफ्स प्रिपेयर करते हैं तो जो ओरिजिन पॉइंट होता है उस पर क्या वैल्यू, एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होती है, तो आप कह दोगे कि एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, 0। ये एक चीज है। क्लियर हो गई ये वाली का बात? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें, सॉरी, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हाँ 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है फिलहाल। तो एक तो क्या क्या रूल्स हैं इसके और ये कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले तो रूल्स देखिए, जब भी हम कोई भी ग्राफ प्रिपेयर करते हैं तो उसकी जो हेडिंग है, उसका जो शीर्षक है वो व्याख्यात्मक होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी माने व्याख्यात्मक, जो उस ग्राफ की प्रकृति के बारे में बताए। जैसे मैंने कहा कि भाई ये एक ना ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, मान के चलो, ऐसे ही उदाहरण ले रहा हूं। तो ये क्या, ठीक है, इस तरह से चॉइस ऑफ स्केल माने आपके पास जो ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर होता है, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा,
तो ग्राफ पेपर शुड बी ऑलवेज इन द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर. ग्राफ ऑल शुड बी ऑलवेज ऑन द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर. तो उससे क्या होता है कि उसकी जो स्केल है, माने साइड में जो हमने उसके चारों तरफ जगह छोड़ी है, वही जब हम इक्वली जगह छोड़ते हैं तो वो ना थोड़ा एट्रैक्टिव दिखता है. एक पेज पर जब हम एक ही ग्राफ पर करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और एट्रैक्टिव लगता है. तीसरी चीज़ इसमें क्या है, यहाँ से भी देखो एक क्वेश्चन बनता है, एक्स एक्सेस शुड बी 1.5 times द लेंथ ऑफ एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस. जो एक्स अक्ष की लंबाई है वो वाई अक्ष की लंबाई का हमेशा 1.5 गुना होनी चाहिए. यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है. अब इसके बाद क्या आता है, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, माने जो हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है. तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाना है और बॉटम टू टॉप जाना है ना. जैसे यहाँ पे हमने करा तो हमें हमेशा इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, ये चीज़ है. और जब भी हम कोई भी डाटा प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, वो हमेशा उसके साथ एक टेबल हमेशा होनी चाहिए. जैसे छोटे बच्चे जो हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम पढ़ते थे, या अभी भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, तो जब भी कोई ग्राफ होता है तो उसके साथ एक टेबल अटैच्ड होती है. ठीक है. अच्छा, यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन. अब ये फॉल्स बेस लाइन क्या होती है वो समझते हैं. यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया था कि भाई 0 और उसके बाद तुरंत 50. तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ना एक वैल्यू निकल करके आती है. भाई जैसे मैंने ये बनाया, ये एक था, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर सीधा लिख दिया 35,000. कितना आ गया, 35,000. अब बीच की वैल्यू कहाँ गई? तो इसके लिए ना हम दो तरह के ग्राफ्स का यूज करते हैं. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के जो ग्राफ हैं उनका यूज करते हैं. तो उसमें हम बीच में क्या कर देते हैं, इस तरह के जो है साइंस बना देते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि बीच में वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं 0 के कंपैरेटिव. अब जैसे 0 5 10 15 20 से चल जाएगा, 0 50 100 200 है, लेकिन 0 से सीधा 35,000 रुपये या 1,000 रुपये. आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो उसी को कहा जाता है यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन. क्लियर है ये वाली बात? ठीक है. अ फॉल्स बेस लाइन इज यूज्ड व्हेन फिगर्स स्टार्ट विद हाई वैल्यूज. क्लियर है? और इसके बाद जो भी हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं उनको मिला देते हैं ताकि उनसे लाइन या कर्व इजीली ड्रॉ किया जा सके. तो बेसिकली दो तरह के ग्राफ हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वेरिएबल और 2 और मोर वेरिएबल. 1 वेरिएबल में सीधी सी बात है जिसमें एक वेरिएबल होता है ना, और 2 और मोर वेरिएबल माने जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल अवेलेबल होते हैं. क्लियर है? तो एक जो ग्राफ है वो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताता है. क्लियर है? उसके बारे में आप जान सकते हैं इन चीज़ों को. ठीक है. तो ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल हैं. जैसे हेड यहाँ पर जो भी चार्ट है उसका लाइन आ गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया. ठीक है. यहाँ पर पहला पॉइंट आया, यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्लॉट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, फिर उनको आपस में हम लोगों ने मिला दिया. ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है. फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया कि भाई जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी
कौन सा कलर है, जो भी है स्लेटी टाइप से कलर है, उसकी क्या वो क्या पोजीशन है, उसको वो क्या मतलब एक्सप्रेस कर रही है, वो सारी चीज़ें। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? अब इसमें तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, कि उसके क्या रूल्स हैं, मेरिट्स हैं और क्या लिमिटेशन हैं। देखिए, रूल क्या है कि कोई भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि वो किसी भी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को जो पर्सन है उसको दे सके। ठीक है, आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को? मैंने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। पता चल रहा है कि बहुत इतना ज़्यादा हमने बड़ा जो है ग्राफ बना लिया है कि उस पर उसको समझने में ही हालत ख़राब हुए जा रही है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। तो जो ग्राफ्स होते हैं ना, वो हमेशा जो डायग्राम्स भी होते हैं वो हमेशा इस तरह से क्रिएट होने चाहिए कि उन्हें समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें एक चीज़ का हमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो उनकी हेडिंग्स होती हैं दैट शुड बी सिंपल, शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव। जैसे अभी हमने पीछे जिक्र भी किया था, जो स्केल होता है वो प्रॉपरली इंडिकेटेड होना चाहिए कि आपने वाई एक्सिस पर क्या स्केल लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर कितना स्केल लिया हुआ है ना। फिर साइंस एंड कलर्स मस्ट बी क्लैरिफाइड, है ना। जैसे साइंस, जैसे ये वाली लाइन है तो इस लाइन को ड्रॉ करके बताया हुआ है कि ये कलर है और ये उसका क्या है, पूरी तरह से इंडिकेटेड है, इंफॉर्मेटिव है, ताकि कोई भी इजीली इस चीज़ को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। जब हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं, कोई भी डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, तो हम कम से कम वर्ड्स और फिगर्स का यूज़ उसमें करते हैं। ठीक है, हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो केवल और केवल किस पे होता है, ग्राफ पे होता है, ताकि ग्राफ से ही सारी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाए और वहाँ पर हम इजीली कंपैरिजन भी कर सकें। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, माने वो आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। ठीक है, और मस्ट बी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी अभी जैसे भी मैंने आपसे कहा कि जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें ग्राफ से इजीली अवेलेबल हो जानी चाहिए। ठीक है, ग्राफ्स का इम्पैक्ट जो होता है वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैंने अगर जैसे कहते हैं ना, जैसे टीचर्स हैं, है ना, या एजुकेटर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको किसी भी चीज़ को रिलेट करने के लिए, जैसे अभी मैंने आपसे ये कहा, तो हो सकता है वन वेरिएबल और टू और मोर वेरिएबल की डेफिनेशन भूल जाओ, लेकिन आपके माइंड में ना ये चार्ट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि भाई एक वन वेरिएबल में एक लाइन ड्रॉ की गई थी और टू और मोर में दो से दो ज़्यादा लाइन ड्रॉ की गई थी। क्लियर है ना? तो ये एक चीज़ आ जाती है। वन नीड्स नो ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन रीडिंग द डायग्राम्स। कोई भी व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई मेरे को ये वाली नॉलेज होगी मैं तब भी उस डायग्राम को समझ सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी भी डायग्राम को अंडरस्टूड कर सकता है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? एक सेकंड मेरे को देना ज़रा। एक सेकंड मेरे को देना बस। देखो, जैसे ये एक ग्राफ मैंने उठाया है स्टैटिस्टिका से, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला ग्राफ।
पूरे पेज पर ले लेता हूँ, एक सेकंड देना। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंडिया ओवरटेक्स यूके टू बिकम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पर आप देखो, ये ऑरेंज लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया को। ये जो ब्लू लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनाइटेड किंगडम को। 1980 से लेकर के 2027 तक का यहाँ पर एस्टिमेशन दिया हुआ है, अभी 2022-23 का यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, कितना है, 10 साल है ना, 20 फिर 22 और फिर ये आ गया, ये भी रिसेंट का चल रहा है, 2022 की बात यहाँ पे चल रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। सोर्स दिए हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्लियर है। वैल्यूज किस में है, ट्रिलियन यूएस डॉलर में है, माने $1 ट्रिलियन 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर अब आप देखो, क्या आपको इसमें किसी भी चीज़ की तो आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है कि मैंने किसी भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। सर सीधी सी बात है, जब तक ब्लू लाइन ऊपर चल रही है तो यूके की इकोनॉमी ऊपर चल रही है, लेकिन यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इस ईयर में जो एक इंडियन इकोनॉमी है और जो यूके की इकोनॉमी में है, वो दोनों क्या हो गई, मिक्सअप हो गई। मिक्सअप माने इक्वल हो गई, लेकिन उसके बाद फिर वापस से जो है यूके की इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म करा और वो थोड़ी सी ऊपर चली गई, और उसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया की इकोनॉमी वापस से क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। लेकिन वापस से कुछ समय तक, है ना, कुछ समय तक जो इकोनॉमी है यूके की और किसकी, इंडिया की, वो कैसी चलती रही इस इतने टाइम पीरियड तक, लगभग साथ चलती रही। लेकिन उसके बाद इंडिया की जो ऑरेंज लाइन है वो कहाँ पर चली गई, वो ऊपर चली गई, जिसकी वजह से जो हमारी यूके की इकोनॉमी है वो क्या हो गई, वो नीचे हो गई, ये वाली नीचे हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो यूके की इकोनॉमी से ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके सामने कोई चीज़ होती है ना, तो आप उसको ईजिली अंडरस्टूड कर पाते हो बिना किसी स्पेसिफाइड नॉलेज के। और कोई अब इसमें देखो, बहुत ज़्यादा डाटा इसमें नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स और सिंबल्स का यूज़ इसमें नहीं किया हुआ है। इसमें केवल 3 चीज़ें दी हुई हैं कि भाई डाटा ट्रिलियन यूएस डॉलर में है, ऑरेंज लाइन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू लाइन जो है वो यूके को रिप्रेजेंट कर रही है, और डाटा जो उठाया वो आईएमएफ से उठाया हुआ है। उसके बाद 1980 में कितना था, 90 में कितना था, 2000, 2010, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितनी थी, कैसे थी, कितना कंपैरिजन, आप वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो अ ग्राफ शुड बी इंफॉर्मेटिव, राइट, ये है। डायग्राम फैसिलिटेट अ कंपैरेटिव ग्लिम्स एट द डाटा, माने यहाँ पर आप इजीली क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी दो डाटा के बीच में, इंडियन और, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो इंडियन और यूके की इकोनॉमी के बीच में आप इजीली डिफरेंशिएशन कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरा क्या है इसके बाद कि इसमें आप कुछ एवरेजेस, जैसे आपको मोड और मीडियन निकालना है तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, ठीक है ना, तो मोर देन और लेस देन ओजेव वाले में, तो ओजेव वाले में जब एक हमने देखा था तो एक यहाँ पे आ रहा था और एक यहाँ पे आ रहा था, तो उसके बीच की वैल्यू जो निकल करके आती थी उसको क्या बोलते थे, वो मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि उसको क्या बोलते थे। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स हेल्प आइडेंटिफाई कॉरलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो आपस में सह संबंध को दिखाता है। किसको दिखाता है, सह संबंध को दिखाता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच के जो सह संबंध है उनको ये दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ग्राफ केवल ग्राफ ही नहीं होता है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंक्लूड, और वो हमारे काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर देते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, इसमें कुछ ही सेट ऑफ डाटा को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा क्या है, इसका मिसयूज़ किया जाता है। ज़्यादातर डाटा किस में मिसयूज़ किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, है ना, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी ग्राफिकल पोजीशन, अपनी पोजीशन को हाई दिखाने के लिए ग्राफ्स का यूज़ करती हैं, तो कई बार वो फेक भी होता है। ठीक है,
मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स में ऑफर ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन। जैसे कई बार ना टेलीकॉम कंपनीज जो है वो अपने डाटा की स्पीड को मेज़र करने के लिए भाई, या न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का जो है यूज़ करते हैं। अब एक टाइम पर एक ही होता है, एक टाइम पर सभी तो हो नहीं सकते, लेकिन अगर सभी ये कहेंगे कि भाई हम सुपीरियर हैं इस सर्वे ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, है ना। ये वाली एक चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, मल्टीपल और ऐसा नहीं है कि केवल टेलीकॉम और मतलब जहाँ पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना है वहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि आप एक सोसाइटी में है, वहाँ पर कई सारे कैफ़े खोले हुए हैं, तो आपने क्या करा, आपने अपनी रेटिंग्स दे दी। गूगल पे रेटिंग्स मिलती है ना, तो वो आपने जो है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख लिया, भाई नेट से सबकी रेटिंग उठा ली और आपने देखा आपकी रेटिंग ज़्यादा है, तो आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो कई बार लोग इसको वायलेट भी कर लेते हैं, यार कौन देखेगा, तो कई लोग सही भी दिखा देते हैं और कई लोग इसका मिसयूज़ भी कर लेते हैं, दोनों ही बातें हैं। इसके अलावा क्या है कि ग्राफ से हमें केवल जो प्रीलिमिनरी कंक्लूजन है, माने जो हमें आवश्यक है वो हमें मिल जाता है ना। मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ में ऑफर ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन, ये चीज़ है, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। और ये हमारा जो है मेल है, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे इस पर लिख करके भेज सकते हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये भी बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आगे क्या सुधार करना है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि सुधार हमेशा होते रहने चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप मुझे उसको लेकर के सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको एक अच्छी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर के जाऊं। जब फिर वही वाली बात आती है कि जो चीज़ होती है वही चीज़ सामने मैं रखता हूं, है ना, प्रयास यही रहता है, ठीक है। तो बस फ़िलहाल तो यही है, बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल को प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये चैनल पहुँचे, ठीक है। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।